प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, लेक्चर नंबर 13, पार्ट नंबर 2। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद के संदर्भ में होगा। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए आदर्शवादी उपागम क्या कहता है, यथार्थवादी उपागम क्या कहता है, और क्या इन दोनों की बातें सत्य हैं या इन दोनों में से कौन सा उपयुक्त या श्रेष्ठ है, या फिर दोनों में ही कुछ कमियां हैं, कोई और रास्ता निकाला जाए जिससे कि जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सके। जैसा कि आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का निष्कर्ष जब हम निकालेंगे तो लास्ट में यही कहेंगे कि भी आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय किया जाना चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझा जा सके, जिससे कि समन्वयवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है, जिसके लिए हम अगला जो लेक्चर होगा वो समन्वयवादी दृष्टिकोण से ही संबंधित होगा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो आपको आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को समझना निहायत जरूरी है। जब तक आप ये बातें नहीं समझेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ठीक से नहीं समझ सकते। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर है मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, प्रतिदिन जो मैं क्लास से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, एक लेक्चर में ज़रूर किसी न किसी रूप में आपके सामने लाता हूँ। बाय द वे मैं कभी व्यस्त हो जाता हूँ तो व्यस्तता के कारण कभी कभी गैप लग जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रतिदिन किसी न किसी रूप में आपके सामने एक लेक्चर अपलोड करता ही करता हूँ। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजनीति विज्ञान को इतनी गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने महाविद्यालय में 25 वर्ष तक पढ़ाने के बाद में ये अनुभव किया कि विद्यार्थियों को उस अनुरूप राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन नहीं समझाया जाता है जिस अनुरूप समझाया जाना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को अच्छे से राजनीति विज्ञान समझाना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो आपको ये बात ध्यान रखना है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए मुख्यतया 3 उपागम या दृष्टिकोण दिए जाते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम नंबर 1, दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम, और तीसरा है नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम, जिसमें से हम ये दोनों ही उपागम आपको समझा चुके हैं। नव यथार्थवादी उपागम शेष है, जिसको कि समन्वयवादी दृष्टिकोण के बाद में मैं आपको बताऊंगा। मतलब इन दोनों के जो गुण हैं उन गुणों का मिलन मिला करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे समझा जाए, जिसको कि समन्वयवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। ये समझाने के बाद में मैं आपको नव यथार्थवादी उपागम भी समझाऊंगा। तो आज तो हमें केवल ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा उपयुक्त है। क्या इन दोनों ही उपागमों या दृष्टिकोण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है, या हम ये कहें कि ये दोनों ही अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, या इन दोनों में ही कमियां हैं और उन कमियों को दूर किया जाए और दोनों के गुणों को मिलाकर के उसका समन्वय किया जाए। किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जाए, आज हमें ये देखना है। मतलब आदर्शवाद और यथार्थवाद में उपयुक्त या श्रेष्ठ कौन है, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से आप सभी बातें आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, इधर मैंने नोट किया है आदर्शवाद, इधर यथार्थवाद। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो ये नोट करेंगे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम के सबसे प्रबल समर्थक जो विद्वान है वो वुड्रो विल्सन है। कौन है बेटा? वुड्रो विल्सन। यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम के सबसे प्रबल समर्थक कौन है? हांस जे मार्गेनथाउ। कौन है? हांस जे मार्गेनथाउ। ये बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विशेषकर काल्पनिक बातों के ऊपर बल देता है। किसके ऊपर? काल्पनिक बातों के ऊपर बल देता है। जैसा कि इसका जो मूल निष्कर्ष होगा वो ये होगा, क्या होना चाहिए। मतलब आदर्शवादी उपागम ये कहता है कि एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें युद्ध, हिंसा, क्या युद्ध, हिंसा, अत्याचार, शोषण के लिए, किसी भी रूप में तानाशाही के लिए
किसी भी रूप में कोई स्थान नहीं होगा, शक्ति राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मतलब आदर्शवादी वास्तविक रूप में विश्व व्यवस्था के अंतर्गत शांति की बात करते हैं, युद्धों को समाप्त करने की बात करते हैं, और इनका कहना है कि युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। कौन? आदर्शवादी उपागम ये बात कहता है। यथार्थवाद क्या है से संबंधित बातों के अध्ययन पर बल देता है। मतलब ये काल्पनिक बातों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यथार्थ, वास्तविकता, तथ्यों से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। इसलिए यथार्थवादी उपागम शक्ति राजनीति की बात करता है। यथार्थवादी उपागम ये कहता है कि वास्तविक रूप में दुनिया में से युद्धों को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्र राज्य हैं, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता माना जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता राष्ट्र राज्य होता है, और राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों को लेकर के टकराव बना रहेगा तो युद्धों को नहीं रोका जा सकता। इसलिए यथार्थवाद शक्ति राजनीति की बात करता है, जबकि आदर्शवाद शक्ति राजनीति को समाप्त करने की बात करता है। यथार्थवाद का कहना है कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, हाँ, युद्धों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा सकता है। मतलब शक्ति प्रबंध के आधार पर, शक्ति प्रबंध के साधनों को अपनाते हुए युद्धों को रोका जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि आदर्शवादी कहते हैं कि युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है, कैसे समझें। आदर्शवादी क्या कह रहे हैं, जिसके सबसे प्रबल समर्थक कौन है? वुड्रो विल्सन कह रहे हैं शक्ति संघर्ष को अस्वाभाविक तथा अनुचित मानता है। मतलब आदर्शवादी उपागम या दृष्टिकोण शक्ति संघर्ष को अस्वाभाविक तथा अनुचित मानता है। इसका कहना है कि राष्ट्र राज्यों के बीच में जो शक्ति संघर्ष है वह अस्वाभाविक है, असंगत है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में मनुष्य स्वभाव से नैतिक होता है, मनुष्य स्वभाव से परोपकारी होता है। इसलिए वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में जो शक्ति संघर्ष है वह शक्ति संघर्ष अस्वाभाविक है, वो स्वाभाविक नहीं है, वह अनुचित है। मतलब इसका कहना है कि शक्ति संघर्ष अस्वाभाविक तथा अनुचित है। मतलब शक्ति का जो संघर्ष है वो अस्वाभाविक और अनुचित है। इसके साथ में आदर्शवादी कह रहे हैं कि शक्ति संघर्ष की समाप्ति की बात करते हैं। मतलब आदर्शवादी कहते हैं कि वास्तविक रूप में एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है जिसमें कि शक्ति के लिए कोई संघर्ष नहीं होगा, शक्ति संघर्ष की समाप्ति की जानी चाहिए। इसी के साथ में आदर्शवादी उपागम युद्ध, हिंसा और तानाशाही रहित, विकसित तथा तर्कपूर्ण विश्व बनाने का समर्थक है। मतलब आदर्शवादी उपागम एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना का समर्थक है जिसमें युद्ध नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, और पूर्ण रूप में मैं ये कहूँगा कि विकसित तथा तर्कपूर्ण विश्व बनाने का ये समर्थक है। कौन? आदर्शवादी उपागम। ठीक इसके विपरीत यथार्थवादी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है। मतलब यथार्थवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है। जैसा कि हांस जे मार्गेंथाउ कहते हैं कि चाहे कोई भी राजनीति क्यों ना हो, घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। मतलब हांस जे मार्गेंथाउ कहते हैं कि वास्तविक रूप में चाहे राजनीति घरेलू हो, मतलब राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, यह है केवल शक्ति के लिए संघर्ष है। इन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो हो, लेकिन तात्कालिक लक्ष्य शक्ति के लिए संघर्ष है। मतलब हांस जे मार्गेंथाउ स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। इसलिए ये वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है। कौन? यथार्थवादी उपागम। और यह उपागम वह, मतलब यथार्थवादी वह शक्ति संघर्ष को स्वाभाविक तथा न समाप्त होने वाली अवस्था मानता है। मतलब शक्ति संघर्ष को आदर्शवादी तो अस्वाभाविक मानते हैं, जबकि यथार्थवादी शक्ति संघर्ष को स्वाभाविक मानते हैं। इनका कहना है कि राष्ट्र राज्यों में राष्ट्रीय हितों को लेकर के टकराव होता रहेगा, मनमुटाव होता रहेगा, इसलिए शक्ति संघर्ष स्वाभाविक है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने लिखा तथा न समाप्त होने वाली अवस्था मानता है। मतलब शक्ति संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। शक्ति प्रबंध के साधनों को अपनाकर के युद्ध रोके जा सकते हैं। इसका कहना है कि पूर्ण रूप में तो युद्ध समाप्त नहीं किए जा सकते, जैसा कि आदर्शवादी कहते हैं कि युद्धों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यथार्थवादी कह रहे हैं कि पूर्ण रूप में तो युद्धों को जो है नहीं रोका जा सकता, लेकिन शक्ति प्रबंध के साधनों को अपनाकर युद्ध रोके जा सकते हैं। अब शक्ति प्रबंध के साधनों को अपनाकर युद्ध रोके जा सकते हैं, तो शक्ति प्रबंध के साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ नोट कर रखा, आगे आपको बताऊंगा। अभी
कूटनीति, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, ये वास्तविक रूप में शक्ति प्रबंध के साधन है। बेटा नोट करेंगे, कूटनीति, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण। आज आप देख सकते हैं कूटनीति, राजनय, डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति का इस्तेमाल करें, निशस्त्रीकरण, दुनिया में जो राष्ट्र राज्य हैं धीरे धीरे उनके शस्त्रों को समाप्त किया जाए और शस्त्रों के ऊपर नियंत्रण रखा जाए। मतलब निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और कूटनीति के माध्यम से वास्तविक रूप में युद्धों को रोका जा सकता है। हालांकि युद्धों को समाप्त नहीं किया जा सकता। यथार्थवादियों का कहना है कि शक्ति प्रबंध के साधनों को अपनाकर युद्धों को रोका जा सकता है, पूर्ण रूप में नहीं रोका जा सकता, पूर्ण रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता। और शक्ति प्रबंध के जो साधन है कौन है? कूटनीति, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण। तो इस डायग्राम में ये बातें आप नोट कर सकते हैं। अब ये दोनों बातें समझने के बाद में आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी है बेटा कि आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर को यदि आपको गहराई से समझना है तो 3 बातें ध्यान रखेंगे। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है वो कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है। कौन होता है बेटा? राष्ट्र राज्य। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता, नेता, कार्यकर्ता, इकाई कौन होता है बेटा? राष्ट्र राज्य होता है ना। जैसे भारत है राष्ट्र राज्य, अमेरिका है राष्ट्र राज्य, चीन है राष्ट्र राज्य। ठीक है, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य होता है बेटा वो राष्ट्रहित होता है या राष्ट्रहित होता है, राष्ट्रहित होता है। ठीक है, तो सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही प्रयास करते हैं। और इसके बाद में वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो साध्य और साधन होता है, साध्य और साधन होता है वो क्या होता है बेटा? शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति होता है। तो ये 3 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना हो तो। चाहे कोई भी लेक्चर हो, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, ये 3 बातें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता, इकाई, कार्यकर्ता राष्ट्र राज्य होता है। यहाँ राष्ट्र राज्यों के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं उसी का तो हमें अध्ययन करना है। उसी को तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। मतलब राष्ट्र राज्य के बीच में संबंधों और अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया को ही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित। सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने हितों के लिए तो जो है प्रयास करेंगे। और इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन होता है वो शक्ति होता है। भाई बिना शक्ति के कोई भी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए शक्ति के लिए लगातार संघर्ष होता रहता है। ठीक है बेटा, अब हम आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद को ठीक से समझे, इसके लिए मैंने यहां आपके लिए 4 बिंदु बनाए। इन 4 बिंदुओं के आधार पर आप आसानी से इन दोनों को समझ सकते हैं। नंबर 1, आदर्शवादियों के यथार्थवादियों के विरुद्ध तर्क। मतलब सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि आदर्शवादियों के यथार्थवादियों के विरुद्ध तर्क क्या है। अर्थात आदर्शवादी यथार्थवादियों के विरुद्ध तर्क दे रहे हैं, मतलब आदर्शवादी यथार्थवादियों की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इनके विरुद्ध तर्क दे रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो गई है कि आदर्शवादी क्या कह रहे हैं, यथार्थवादी क्या कर रहे हैं। तो फिर ये 4 बिंदु समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या? आदर्शवादियों के यथार्थवादियों के विरुद्ध तर्क, मतलब आदर्शवादी जो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें युद्ध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, शोषण नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, शक्ति राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होगा, ये आदर्शवादी कहते हैं। और यथार्थवादी कहते हैं कि भाई वास्तविक रूप में शक्ति संघर्ष होगा, शक्ति राजनीति के ऊपर ये बल देते हैं। इनका कहना है कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, शक्ति संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। कौन कहते हैं? यथार्थवादी। तो आदर्शवादी यथार्थवादी के विरुद्ध क्या तर्क देते हैं? मैंने सारी बातें नोट कर दी, ध्यान दीजिएगा। यथार्थवादियों की धारणा है कि शक्ति के लिए संघर्ष स्वाभाविक है, यह समाप्त नहीं किया जा सकता। ये कौन कहते हैं? यथार्थवादी। लेकिन आदर्शवादी क्या कह रहे हैं इनके विरुद्ध? कि शक्ति राजनीति को अस्वाभाविक, असामान्य, इतिहास का अस्थायी युग मानते हैं। इनका कहना है, मतलब आदर्शवादियों का कहना है कि शक्ति राजनीति अस्वाभाविक है, असामान्य है और इतिहास का अस्थायी युग मानते हैं। कौन? आदर्शवादी। मतलब जो ये आदर्शवादी है वो यथार्थवादियों के विरुद्ध ये तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं? कि वास्तविक रूप में शक्ति राजनीति को ये अस्वाभाविक मानते हैं, जबकि यथार्थवादी शक्ति राजनीति को स्वाभाविक मानते हैं, जैसा मैंने पीछे आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट, यथार्थवादी उपागम राजनीति को संभावित की कला मानता है और ये मानना दार्शनिक गलती है। मतलब आदर्शवादियों का कहना है कि यथार्थवादी राजनीति को संभावित की कला मानता है और ये संभावित की जो कला मानता है ये एक दार्शनिक गलती है। अर्थात यथार्थवादी की इस बात को आदर्शवादी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आदर्शवादी कह रहे हैं कि आदर्शवाद के लिए राजनीति का अर्थ है शक्ति का परित्याग, शिक्षा को प्रोत्साहन और मानव कल्याण के लिए विज्ञान का विकास, लोकतांत्रिक तथा प्रबुद्ध नियमों के अधीन राज्यों का सह अस्तित्व, सभी राज्यों का सह अस्तित्व। फिर से बोल रहा हूं,
आदर्शवादियों के लिए राजनीति का अर्थ है शक्ति का परित्याग, जबकि यथार्थवादियों के लिए राजनीतिक अर्थ क्या है? शक्ति संघर्ष, शक्ति का परित्याग। फिर से बोल रहा हूं, आदर्शवादियों के लिए राजनीतिक अर्थ है शक्ति का परित्याग, मतलब ये शक्ति राजनीति की बात नहीं करते हैं बल्कि शांति की बात करते हैं। शक्ति का परित्याग, शिक्षा को प्रोत्साहन, मानव कल्याण के लिए विज्ञान का विकास, लोकतांत्रिक तथा प्रबुद्ध नियमों के अधीन सभी राज्यों का सह अस्तित्व। ये आदर्शवादी इस बात के ऊपर बल देते हैं, इसलिए आदर्शवादी यथार्थवादी की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अंत में मैंने यहाँ पर लिखा है कि आदर्शवादी शांति, अंतरराष्ट्रवाद तथा विकास के पक्ष में है, जबकि यथार्थवाद राष्ट्रवाद, युद्ध तथा विनाश के पक्ष में है। तो इसके आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि आदर्शवादियों ने यथार्थवादी के विरुद्ध क्या तर्क दिए हैं। निष्कर्ष रूप में फिर बोल रहा हूं, आदर्शवादी शांति, अंतरराष्ट्रवाद तथा विकास के पक्ष में है, और इसके बाद में यथार्थवादी राष्ट्रवाद, युद्ध तथा विनाश के पक्ष में। क्यों? क्योंकि आदर्शवादियों का कहना है कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें युद्ध और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जबकि यथार्थवादी कहते हैं कि शक्ति राजनीति को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, शक्ति प्रबंध के साधनों का प्रयोग करके कुछ समय के लिए युद्धों को रोका जा सकता है, इसलिए यथार्थवादी राष्ट्रवाद, युद्ध तथा विनाश के पक्ष में थे। ठीक है बेटा, तो ये पहला बिंदु होगा। दूसरा, अब ये तो आदर्शवादियों ने यथार्थवादी के विरुद्ध तर्क दे दिए, अब यथार्थवादियों के आदर्शवादी के विरुद्ध क्या तर्क है? मतलब अब यथार्थवादी भी आदर्शवादी की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते? ध्यान दे, यथार्थवादी आदर्शवाद को खोखला आदर्श राज्यवाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यथार्थवादी आदर्शवाद को खोखला आदर्श राज्यवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि आदर्शवादी कहते हैं कि ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें युद्ध और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा, लेकिन यथार्थवादी इसे क्या कहते हैं? खोखला आदर्श राज्यवाद कहते हैं, जिसमें मानव स्वभाव तथा राजनीति दोनों की अवहेलना की जाती है। अर्थात वास्तविक रूप में यथार्थवादियों का कहना है कि जो ये आदर्शवादी कह रहे हैं कि भाई ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें युद्ध नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, शक्ति राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होगा, तो ये मानव स्वभाव तथा राजनीति दोनों की अवहेलना करता है। क्यों करता है? क्योंकि मानव का स्वभाव है कि वो अपने हित की बात करेगा। जब व्यक्ति अपने हित की बात करेगा, व्यक्ति अपने स्वार्थ की बात करेगा, तो व्यक्तियों से ही राज्यों का निर्माण होता है, तो राज्य भी अपने हित और स्वार्थ की बात करेगा। ऐसी स्थिति में शक्ति के लिए संघर्ष होगा ही होगा, शक्ति की राजनीति होगी ही होगी। तो ये कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में आदर्शवादियों की बातों को यथार्थवादी स्वीकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यथार्थवादी विश्वास करते हैं कि व्यक्तिगत स्वहित स्वाभाविक भी है और उचित भी। बुद्धिमत्ता ही सब कार्यों के लिए सबसे अच्छी मार्गदर्शक हो सकती है। मतलब यहाँ यथार्थवादी ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में व्यक्तिगत स्वहित तथा स्वाभाविक भी है और उचित भी है। मतलब इनका कहना है कि भाई व्यक्ति अपने हित की बात करेगा तो राष्ट्र भी अपने हित की बात करेगा, इसलिए यथार्थवादियों ने आदर्शवादी की बातों को स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़ते हैं हम। शक्ति प्रबंध से, शक्ति प्रबंध के साधन कौन कौन से? कूटनीति, राजनीति, डिप्लोमेसी, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण। तो शक्ति प्रबंध से युद्ध की संभावनाएं कम की जा सकती है, समाप्त नहीं। अर्थात वास्तविक रूप में यथार्थवादियों का कहना है कि भाई शक्ति प्रबंध से युद्ध की संभावनाएं कम तो की जा सकती हैं लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि आदर्शवादी कह रहे हैं कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। तो यथार्थवादी आदर्शवादियों की इस बात को स्वीकार नहीं करते, किस बात को? कि युद्ध, हिंसा और तानाशाही को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। इनका कहना है कि संभव नहीं है। हाँ, शक्ति प्रबंध से अर्थात कूटनीति से, डिप्लोमेसी राजनीति, कूटनीति से निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण से युद्ध की संभावनाएं कम की जा सकती हैं लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः आप कह सकते हैं कि यथार्थवादियों के आदर्शवादियों के विरुद्ध यही तर्क है। क्या तर्क है? कि पूर्ण रूप में युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति प्रबंध के जो साधन है, कूटनीति, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, जिसका एक आधुनिक समय में आप देख सकते हैं कितना ही प्रयोग किया जा रहा है, इससे युद्ध की संभावनाएं कम की जा सकती है, युद्ध की संभावनाएं कम की जा सकती है लेकिन युद्ध को रोका नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये यथार्थवादियों के आदर्शवादी के विरुद्ध तर्क हो गए। तीसरा है आदर्श तथा यथार्थवाद में झगड़े का मूल मुद्दा। मतलब आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम या दृष्टिकोण में झगड़े का मूल मुद्दा क्या है? तो बेटा इसमें मूल मुद्दा है, मैंने लिख दिया है, विरोध का केंद्रीय बिंदु है राजनीति में शक्ति का स्थान। मतलब यहां आदर्शवाद और यथार्थवाद में झगड़े का मूल मुद्दा क्या है? राजनीति में शक्ति का स्थान। क्या देखेंगे यहां पर? आदर्शवादी शक्ति की भूमिका का
खंडन करते हैं। मतलब जो आदर्शवादी उपागम दृष्टिकोण है शक्ति की भूमिका का खंडन करते हैं, ये शक्ति राजनीति के ऊपर बल नहीं देते। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में विश्व के अंतर्गत पूर्ण रूप में शांति स्थापित की जा सकती है, अर्थात शक्ति राजनीति को स्थान नहीं देते हैं, जबकि यथार्थवादी शक्ति की भूमिका को मानते हैं। मतलब यथार्थवादियों का यह कहना है कि सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करेंगे, और जब लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्थिति में शक्ति के लिए संघर्ष होगा होगा होगा। जैसा कि हंस मार्गेंथाउ कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो अर्थात राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में दोनों में डिफरेंस यही है क्या कि राजनीति में शक्ति का स्थान क्या होगा। तो आदर्शवादी तो कहते हैं कि शक्ति की भूमिका का खंडन किया इन्होंने। मतलब आदर्शवादी वास्तविक रूप में राजनीति में शक्ति की भूमिका का खंडन करते हैं और यथार्थवादी राजनीति में शक्ति की भूमिका को स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसी बिंदु में। नैतिक मूल्यों को लेकर भी इनमें मतभेद है। क्या नैतिक मूल्यों को लेकर मतभेद है? आदर्शवादी नैतिक मूल्यों को प्रबल देते हैं, जबकि यथार्थवादी नैतिक मूल्यों को प्रबल नहीं देते हैं। मतलब यथार्थवादियों का कहना है कि राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है, जबकि आदर्शवादियों का कहना है कि राजनीतिक आधार ही नैतिक मूल्य होते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से वही बात आ जाती है जैसे गांधी जी कहते हैं कि जो राजनीति धर्म पर आधारित नहीं हो वो राजनीति नहीं है बल्कि मौत का फंदा है। और मैकियावली कहते हैं कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। तो मैकियावली का कहना है कि भाई राजनीति को धर्म और राजनीति से धर्म मतलब मैकियावली कह रहे हैं कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से मैकियावली कह रहे हैं कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया जाना चाहिए। मतलब राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता नहीं होना चाहिए, ये तो मैकियावली कह रहे हैं। और गांधी जी कह रहे हैं कि वो राजनीति ही नहीं है जिसका आधार धर्म और नैतिकता ना हो। तो आज पूरी दुनिया यदि हम देखें तो वास्तविक रूप में गांधीवाद का कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, जबकि मैकियावलीवाद का ही अनुसरण किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मैकियावलीवाद का ही अनुसरण किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि यथार्थवादी स्पष्ट रूप में कहना चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार नैतिक मूल्य नहीं होते हैं, जबकि आदर्शवादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हित को लेकर भी इन दोनों के अंतर्गत जो है मतभेद है, झगड़ा है। क्या है कि आदर्शवादी तो ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो सहायक और संगत होते हैं। मतलब आदर्शवादियों का कहना है कि राष्ट्र राज्यों के जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो सहायक और संगत होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता है, सभी राष्ट्र राज्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तथा यथार्थवादी क्या कहते हैं कि राष्ट्र राज्यों के जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो असंगत होते हैं, पूर्णतया संगत नहीं। अर्थात वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्यों के अपने राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं। किनका कहना है ये? यथार्थवादियों का कहना है। तो राष्ट्रीय हित को लेकर राष्ट्रीय हित को लेकर भी आदर्शवादियों और यथार्थवादियों में मतभेद है। फिर से कह रहा हूं, आदर्शवादी तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित वास्तविक रूप में संगत होते हैं, सहायक होते हैं, जबकि यथार्थवादी कहते हैं कि राष्ट्रीय हित असंगत होते हैं, पूर्णतया संगत नहीं होते हैं। अर्थात सभी राष्ट्र राज्यों के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं, जबकि आदर्शवादी कहते हैं कि राष्ट्रीय हितों में इतना टकराव नहीं होता है, मतभेद नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये यहां पर आपका तीसरा बिंदु क्लियर होगा। चौथा है आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों ही मत अतिवादी हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि वास्तव में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों ही जो मत हैं, दृष्टिकोण है, वो अतिवादी हैं। दोनों ही अति के ऊपर बल देते हैं। भाई एक तो कहता है कि युद्धों को पूर्ण रूप में समाप्त किया जा सकता है, दूसरा कहता है कि युद्धों को समाप्त नहीं किया जा सकता, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। तो ये दोनों ही मत अतिवादी है, क्योंकि एक पूर्ण रूप में आदर्श की बात करता है जबकि दूसरा पूर्ण रूप में यथार्थ या व्यवहारिकता की बात करता है। एक मूल्य की बात करता है, आदर्शवादी मूल्य की बात करता है, यथार्थवादी तथ्य की बात करता है। तो दोनों ही अतिवादी हैं। अब इस बात को हम समझेंगे, ध्यान दें, दोनों ही मत अतिवादी है। कैसे? यथार्थवादी राष्ट्रीय संबंधों में हितों की असंगति तथा शक्ति की प्रमुखता को अनुचित रूप से मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब यथार्थवादी राष्ट्रीय संबंधों में हितों की असंगति तथा शक्ति की प्रमुखता को अनुचित रूप से मानते हैं। मतलब जो यथार्थवादी है, जिसका कि प्रमुख प्रवक्ता हांस मार्गेंथाउ है, प्रमुख प्रवक्ता क्या है? हांस मार्गेंथाउ है। तो ये वास्तविक रूप में राष्ट्रीय संबंधों में हितों की असंगति तथा शक्ति की प्रमुखता को अनुचित रूप से मानते हैं। मतलब ये वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के जो राष्ट्रीय हित होते हैं इनमें संगति नहीं मानते बल्कि असंगति मानते हैं। और इसी के साथ में ये शक्ति संघर्ष, शक्ति राजनीति को भी स्वीकार करते हैं। कौन? यथार्थवादी। जबकि आदर्शवादी बिल्कुल अज्ञानी तथा छिचोरे, क्योंकि वे शक्ति की भूमिका की उपेक्षा करते हैं। अर्थात आदर्शवादी शक्ति की भूमिका को, शक्ति की राजनीति को
पूर्ण रूप में उपेक्षित करते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में युद्ध और हिंसा को पूर्ण रूप में रोका जा सकता है, जबकि यथार्थवादियों का कहना है कि युद्ध और हिंसा को रोका नहीं जा सकता। तो ये दोनों अति के ऊपर है। अब क्या करें हम कि वास्तविक रूप में यहां दोनों ही दृष्टिकोण, बेटा ध्यान से समझना इसको, दोनों दृष्टिकोण मतलब आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय वास्तविकता के सच्चे स्वरूप का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करते। बेटा ध्यान दें, दोनों दृष्टिकोण मतलब आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय वास्तविकता के सच्चे स्वरूप का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि आदर्शवादी क्या होना चाहिए, सम्मानित पर बल देते हैं, जबकि यथार्थवादी क्या है, संबंधित बातों पर बल देते थे। आदर्शवादी शक्ति राजनीति को किसी भी रूप में स्थान नहीं देते हैं, जबकि यथार्थवादी शक्ति राजनीति को पूर्ण रूप में स्थान देते हैं। आदर्शवादी कहते हैं कि युद्धों को पूर्ण रूप में समाप्त किया जा सकता है, जबकि यथार्थवादी कहते हैं कि युद्धों को पूर्ण रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, शक्ति प्रबंध के द्वारा युद्धों को रोका जा सकता है, जिसमें कि कूटनीति, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो वास्तविक रूप में दोनों दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता के सच्चे स्वरूप का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करते। कैसे? राष्ट्रीय हित न तो असंगत और न संगत, ध्यान दीजिएगा, मतलब इनका कहना है कि राष्ट्रीय हित न तो असंगत और न संगत, मतलब आदर्शवादी तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हित पूर्णतः संगत होते हैं, यथार्थवादी कहते हैं कि राष्ट्रीय हित बिल्कुल असंगत होते हैं, राष्ट्रीय हित में टकराव होता है। लेकिन सच्चाई यदि देखी जाए तो ना तो आदर्शवादियों की बात मानी जा सकती है ना यथार्थवादियों की बात मानी जा सकती, क्योंकि राष्ट्रीय हित आप नोट करेंगे यहाँ, राष्ट्रीय हित न तो असंगत होते हैं और न ही संगत होते हैं, मतलब न तो पूर्ण रूप में असंगत होते हैं न पूर्ण रूप में संगत होते हैं। राष्ट्रीय हित न तो पूर्ण रूप में संगत होते हैं न पूर्ण रूप में असंगत होते हैं। राष्ट्रीय हितों में मनमुटाव भी होता है, राष्ट्र राज्यों के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर मनमुटाव भी होता है, और कुछ राष्ट्रीय हित ऐसे होते हैं जो कि वास्तविक रूप में कुछ राष्ट्र राज्यों के एक जैसे होते हैं। इसलिए आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों की ही बातों को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए औपचारिक, अपर्याप्त तथा अमूर्त मानकर इन्हें अस्वीकार करता है। अब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो दोनों को, मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण दोनों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए औपचारिक, अपर्याप्त तथा अमूर्त मानकर इन्हें अस्वीकार करता है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन दोनों को ही अस्वीकार कर देता है। अब हम निष्कर्ष क्या निकाले, क्या वास्तविक रूप में इन दोनों ही दृष्टिकोणों की कोई उपयोगिता नहीं है? क्या इन दोनों दृष्टिकोणों से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझा जा सकता? बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या निष्कर्ष निकालना है, अब ध्यान देंगे। निष्कर्ष में हम ये देखेंगे कि क्या हम दोनों दृष्टिकोणों का संश्लेषण कर सकते हैं। मतलब यहाँ मूल प्रश्न ये पैदा होता है, मूल प्रश्न ये उठता है कि क्या हम दोनों दृष्टिकोणों का संश्लेषण कर सकते हैं। दोनों दृष्टिकोण मीन्स आदर्शवाद और यथार्थवाद का संश्लेषण कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है नेबूर नाम के एक विद्वान है, रेनहोल्ड, पूरा नाम है रेनहोल्ड नेबूर का विचार है कि हमें यथार्थवादियों की बुद्धिमत्ता तथा आदर्शवादियों के आशावाद को मानकर या फिर यथार्थवाद की निराशा तथा नकारात्मकता तथा आदर्शवाद की मूर्खता को अस्वीकार करके इन दोनों का समावेश करना चाहिए। अब इसको समझे, बहुत गहरी बात है ये, बेटा ध्यान दें। नेबूर का विचार है कि हमें यथार्थवाद की बुद्धिमत्ता, मतलब यथार्थवादी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में ये शक्ति राजनीति की बात करते हैं, शक्ति संघर्ष के ऊपर बल देते हैं कि भाई राष्ट्रीय राज्यों के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर के किसी न किसी रूप में संघर्ष होगा। तो ये जो यथार्थवादी हैं वो राष्ट्रीय हितों को लेकर के शक्ति संघर्ष के ऊपर बल दे रहे हैं। मतलब यहाँ ये बुद्धिमत्ता इस रूप में है कि शक्ति की राजनीति के ऊपर बल देते हैं तथा आदर्शवादियों के आशावाद को भी मानते हैं। ये आदर्शवादियों का आशावाद ये है कि वास्तविक रूप में जो है किसी न किसी रूप में जो है युद्धों को रोका जा सकता है। या फिर यथार्थवाद की निराशा तथा नकारात्मकता, मतलब यहाँ यथार्थवाद की निराशा और नकारात्मकता ये है, क्या है कि वास्तविक रूप में इनका कहना ये है, क्या कहना है कि भाई युद्धों को किसी भी रूप में नहीं रोका जा सकता, तो ये इनकी नकारात्मकता है। और दूसरी तरफ आदर्शवाद की मूर्खता ये है कि भाई ये शक्ति राजनीति को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आदर्शवाद की मूर्खता को अस्वीकार करके इन दोनों का समावेश करना चाहिए। मतलब नेबूर का कहना यह है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध
संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो तो ऐसी स्थिति में आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों का ही समन्वय किया जाना चाहिए। इन दोनों का ही जो है एक प्रकार से हम कहेंगे कि मिलन किया जाना चाहिए, समन्वय किया जाना चाहिए। ये रेनहोल्ड नेबूर का कहना है। मतलब इसका मूल जो निचोड़ होगा वो यही होगा कि आदर्शवाद और यथार्थवाद में समन्वय किया जाना चाहिए। मतलब यहां आदर्शवाद की इस बात को भी स्वीकार किया जाए कि भाई दुनिया में शांति स्थापित की जाए, लेकिन दूसरी तरफ यथार्थवाद की इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि भाई वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में राष्ट्रीय हितों को लेकर के शक्ति संघर्ष होगा होगा होगा, इसे पूर्ण रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन दोनों का ही समन्वय किया जाना चाहिए। इनके दोनों के समन्वय के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट, फिर मैंने यहां लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विस्तृत अध्ययन के लिए दोनों को मिला लेना चाहिए। मैंने क्या लिखा है यहाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विस्तृत अध्ययन के लिए दोनों को मिला लेना चाहिए। मतलब आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों के गुणों का समन्वय कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सके। मतलब क्या है पर भी बल दिया जाए और क्या होना चाहिए इस पर भी बल देना चाहिए। क्या होना चाहिए का मतलब यह है कि जो शांति जैसा सर्वोच्च मूल्य है कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए, इसके ऊपर बल दिया जाना चाहिए। और क्या है इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्यों के बीच में वास्तविक रूप में राष्ट्रीय हितों को लेकर के जो टकराव हो रहा है उसके ऊपर भी बल दिया जाना चाहिए। मतलब क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों का ही समन्वय किया जाना चाहिए। अंत में मैंने लिखा है समन्वयवाद में यही प्रयत्न किया गया है। मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण में यही प्रयत्न किया गया है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की मांग करता है। मतलब समन्वयवादी जो दृष्टिकोण है उसमें यही प्रयास किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों को मिलाना चाहिए, इन दोनों का समन्वय किया जाना चाहिए, इन दोनों के गुणों को अपना लिया जाना चाहिए, इन दोनों के अवगुणों को छोड़ दिया जाना चाहिए। तो अब इसके बाद में आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद यदि हम ठीक से समझ गए हैं तो नेक्स्ट जो बात होगी वो होगी समन्वयवादी दृष्टिकोण। अर्थात इन दोनों में समन्वय किस प्रकार से किया जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से, गंभीरता से, उसके अंतः स्थल को हटा करके, उठा करके ठीक से समझा जा सके। तो प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमें अच्छे से समझना है तो समन्वयवादी दृष्टिकोण को भी ठीक से समझना है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो समन्वयवादी दृष्टिकोण से संबंधित होगा। मैंने आपको पहले कह दिया है कि मैं भले ही कोई भी पेपर क्यों ना पढ़ा रहा हो, मैं क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। बीच में किसी भी रूप में कोई भी लेक्चर छोड़ूंगा नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस शर्त एक ही है कि जिस रूप में मैं आपको समझाता हूँ उस रूप में आप समझते चलिएगा। राजनीति विज्ञान में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, लोक प्रशासन में आप किसी भी रूप में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठिएगा आप असफल नहीं हो सकते, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बस इतना सा आपको त्याग करना है कि जिस रूप में आपको समझाता हूं उस रूप में समझिएगा। और हाँ, हमारे जो लेक्चर हैं हम क्रमबद्ध रूप में अपलोड करते हैं तो उनकी क्रमबद्धता को तोड़ने का प्रयास ना करें। आप हमारे जो लेक्चर में क्रमबद्ध रूप में जो अपलोड करता हूं उसी रूप में समझने का प्रयास करें। आप आसानी से राजनीति विज्ञान को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ पाएंगे, आपको किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गया बेटा आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, लेक्चर नंबर 13, पार्ट नंबर 2। इसके बाद में अगला जो लेक्चर होगा वो समन्वयवादी दृष्टिकोण के संबंधित होगा। क्या? समन्वयवादी दृष्टिकोण से संबंधित होगा, जिसमें कि वास्तविक रूप में यथार्थवाद और आदर्शवाद इन दोनों का समन्वय किया जाएगा, इन दोनों का मिलन करवाया जाएगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर से बेहतर तरीके से, अच्छे से समझा जा सके। और जब अच्छे से समझा जा सकेगा तो वास्तविक रूप में धीरे 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 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है बेटा, ये हो गया आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।